Good afternoon, everyone. Good afternoon. This is Satyan Kumar Singh once again here before you with a new topic, value education and its significance. We are in education field, but what is the importance of value education? We will learn today. And in this content, what we learn that what is value education, importance of value education, objective value education, types of values, need for value education in school, components of value education, and human rights and value education. These all are contents of this topic, and I will try to discuss one by one everything. Value education, it is said that value education means inculcating in the children a sense of humanism, a deep concern for well-being of others and nation. कहने को लगे जो हमारे पास बच्चे आते हैं वो ब्लैंक माइंडेड होते हैं, यानी कि उनके दिमाग में कुछ होता नहीं है, खाली पेज की तरह होते हैं. थोड़ा बहुत घर पे अगर माहौल अच्छा रहता है तो उनके पेरेंट्स उनको कुछ उनमें इनकलकेट करते हैं, वरना मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर इनकलकेटेड बाय टीचर्स इन द स्कूल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, not only educate them the topics, subjects. First of all, our motive is to make a human being. अगर एक अच्छा नागरिक नहीं बनता है तो उसका बाकी कुछ भी बनना कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है. अगर उसमें ह्यूमनिज्म नहीं है, मानवता नहीं है, तो रावण तो बहुत बड़ा ज्ञानी था लेकिन उसमें मानवता ही नहीं था. सब कुछ होने के बावजूद भी आज वो उतना ज़्यादा लाइक नहीं किया जाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू मेक inculcate humanism in children. Then after, deep concern and well-being of others, यानी कि हम एक दूसरे का केयर करना भी सिखाते हैं, क्योंकि आज के डेट में जो हमारी सोसाइटी से जो ज्वाइंट फैमिली का जो ट्रेंड है वो खत्म होते चला जा रहा है. ज्वाइंट फैमिली नहीं होने की वजह से जो घर में दादी नानी होती थी, दादा नाना हुआ करते थे, या और भी जो लीडर्स होते थे, वो बच्चों में मोरल वैल्यूज इनकलकेट करते थे, उनको सिखाते थे कहानियों के माध्यम से. स्पेयर टाइम उनके पास होता था. लेकिन आज जितने न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनके पास समय ही नहीं होता है कि वो बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा केयर कर पाए. जैसे हम कभी डायरीज वगैरह बच्चों को देखते हैं और कंप्लेन करते हैं, क्या करें सर, समय ही नहीं है. बच्चों का साइन नहीं होता तो पूछते हैं कि साइन क्यों नहीं हुआ, पापा लेट से आए थे, सुबह क्यों नहीं कराया, सवेरे ही चल गए. अब जरा सोचिए वो पेरेंट क्या दे पाएगा अपने बच्चों को. ही इज ओनली पेइंग फी. बस वो अपने बच्चों का फी पे कर रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा. वो ये भी उसके पास उतना फुर्सत नहीं है कि वो देख सके कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं कर रहा है, डायरी कंप्लीट किया, होमवर्क कंप्लीट कर रहा है कि नहीं कर रहा. क्योंकि आज भी हमारी सोसाइटी में बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो इलिटरेट हैं. जो लिटरेट हैं वो आज के डेट में जो लर्निंग मीडियम है उससे वो वाकिफ नहीं है. अगर आज बहुत सारी महिलाओं को देखें तो इंग्लिश उनका बहुत ज़्यादा पाला नहीं है, वो सीधे कहते हैं कि हमको तो समझ में नहीं आता कि क्या लिखा हुआ है. कुछ पेरेंट्स ऐसे बचे हुए जो कहते हैं कि हमको तो समझ में नहीं क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं. हिंदी मीडियम में एजुकेशन का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम था, तो आज भी एक टीचर्स के पेरेंट्स के लिए प्रॉब्लम है. सेकेंड चीज, अगर हमने उसको वेलबींग सिखाया, एक दूसरे का केयर करना सिखाया, तो नेशन के बारे में भी केयर करेगा. अगर हम अच्छे हैं तो हम दूसरे को भी अच्छा ही समझेंगे. यानी कि हम अगर अपना केयर करते हैं तो अपने सराउंडिंग का भी केयर करेंगे. और सिंपली अगर आप अपने सराउंडिंग का केयर कर रहे हैं, इट मीन्स हम अपने नेशन का भी केयर कर रहे हैं. तो ये 2-3 चीजें हैं जो हम बच्चों में इनकलकेट करते हैं थ्रू वैल्यू एजुकेशन. दिस इज पार्ट ऑफ वैल्यू एजुकेशन. नेक्स्ट इज value and education. There are two words. Value, that means adding something, और education is lifelong process. education कभी खत्म नहीं होता, लेकिन value एक समय के बाद खत्म हो जाती है. जैसे मान लें कि ये कंप्यूटर बन गया, तो जब ये असेंबल हो गया, इसके वैल्यू एक फिक्स हो गई. अब इसके वैल्यू को इंक्रीज नहीं किया सकता.
ये जो कंप्यूटर मेरे सामने, लैपटॉप जो मेरे सामने रखा हुआ है, इसकी वैल्यू अभी इंक्रीज हो सकती है। इस कंप्यूटर की तो ये लैपटॉप की वैल्यू तो इंक्रीज नहीं हो सकती, क्योंकि जब ये असेंबल हो गया, जब प्रिपेयर हो गया, इसकी वैल्यू फिक्स होगी, इसमें कोई वैल्यू नहीं बढ़ेगी। लेकिन इससे बहुत सारे लोगों को एडुकेट किया सकता है। ये एक मीडियम है जो बहुत सारे लोगों को एडुकेट कर सकता है, बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर सकता है, जब तक ये काम करेगा तब तक। इट मीन्स वैल्यू एंड एजुकेशन बोथ आर टू सेपरेट थिंग्स, एंड एजुकेशन इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जब तक हम जिंदा हैं तब तक सीखते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में वैल्यू जो ऐड होता है वो एक लिमिटेड समय तक ही होता है। जैसे हमारे जितने सारे टीचर साथी बैठे हुए हैं, अगर हमने जो हायर एजुकेशन गेन किया, जो भी हमारा हायर एजुकेशन है, वहीं तक हमने अपने लाइफ में वैल्यू ऐड किया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जो हमने वैल्यू एजुकेट ऐड किया है अपने लाइफ में, उसको इम्प्लीमेंट करने का अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। इसको रोजी रोटी चलाने का ये लाइफ बेहतर कर, लोगों बच्चों का लाइफ बेहतर, जिस भी वे में आप इसको जानना चाहते हैं आप समझ सकते हैं। तो ये आप हमारा, आप जो लर्न कर रहे हैं, आगे जो कर रहे हैं, मान लीजिए बहुत सारे लोग जब आगे पढ़ रहे होंगे, एजुकेशन गेन कर रहे होंगे, तो वो तो अपने लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने एजुकेशन गेन करना बंद कर दिया, डिग्रीज लेना बंद कर दिया, वो अपने लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ये बोथ आर द टू थिंग्स। सेकेंड इज इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। क्यों जरूरी है? अगर हम सिर्फ एजुकेशन ले रहे थे, पहले भी हम एजुकेटेड हो रहे थे, तो एजुकेशन ऐसा नहीं कि वैल्यू एजुकेशन पहले के दौर में नहीं था। जब हमारे पास पाठशाला गुरुकुल भी होते थे, उसमें भी मोरल वैल्यूज पे ध्यान, या वैल्यू एजुकेशन पे ध्यान दिया जाता था। जो भी चीजें सिखाई जाती थी उसमें मोरल वैल्यूज वगैरह, एथिकल वैल्यूज वगैरह हुआ करती थी। समय बदला, जब हम स्कूल्स में आए तो कुछ ये डाउन हुआ, लेकिन आज गवर्नमेंट इस पे प्रयास कर रही है कि एजुकेट करने के साथ साथ उसमें मोरल वैल्यूज और वैल्यू एजुकेशन भी प्रोवाइड किया जाए, ताकि वैल्यू एजुकेशन अगर प्रोवाइड नहीं किया जाएंगे तो सिर्फ इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस बनेगा, लेकिन एक वेल सिटीजन, गुड सिटीजन नहीं बन पाएगा। और अगर गुड सिटीजन नहीं बना तो फिर वो बेकार है, अपने लिए भी, सोसाइटी के लिए भी और कंट्री के लिए भी। क्या क्या इंपॉर्टेंस है? इट प्रोवाइड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट मीन्स इफ वी आर गेनिंग वैल्यू एजुकेशन, it makes us responsible towards oneness and towards the society and towards nation. Second is sincerity. It also inculcates sincerity in the children and who are gaining value education. ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये सभी के लिए। अगर वैल्यू एजुकेशन गेन, मान लें कि हम सिखाते हैं बच्चों को, तो उसमें से कुछ तो हम भी तो सीखते हैं। ऐसे नहीं है कि जो सारी चीजें हम बच्चों को सिखाते हैं सब हम सीखे हुए होते हैं। कभी कभी कुछ बुक्स से हमें कुछ नई चीजें हमें भी सीखने को मिलती है। ठीक है ना? तो सिखाने के दौर में कुछ हम भी सीख पाते हैं। सेकंड, थर्ड वन इज कोऑपरेशन। ये बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि बच्चों को कोऑपरेट करना हम सिखाते हैं। किसी ने पेंसिल मांगा, नहीं देंगे, दे दो, तुम्हारा साथी ही है ना, दे दो, फिर उससे ले लेना, तुम्हें भी जरूरत पड़ेगी। तब वो सीखता है कि नहीं, कोऑपरेट करना चाहिए, कोऑपरेशन। सेकंड इज रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट करना। आज के बच्चे का एटीट्यूड बहुत ज्यादा होता है, वो कुछ बर्दाश्त करना सीखता है, जानता ही नहीं है। वो रिस्पेक्ट अपने साथी का, टीचर्स का भी कभी बहुत कम रिस्पेक्ट दे पाता है। तो ये सभी चीजें हम उसमें इनकलकेट करते हैं, रिस्पेक्टफुल बनाते हैं कि वो अपना रिस्पेक्ट करे, अपने साथी का रिस्पेक्ट करे, अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट करे। जब यहाँ रिस्पेक्ट करो तो फिर हम बाद में सिखाते कि नहीं, अपने पेरेंट्स का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। पेरेंट्स सिखाते हैं कि नहीं, टीचर का रिस्पेक्ट करना चाहिए। हम यहाँ से सिखाते हैं कि पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये दोनों चीज, दोनों तरफ से जब दबाव बनता है तब वो सीख पाता है। हम यहाँ से सिखा के मतलब कि स्पीकिंग इंग्लिश, और घर पर जाकर वो अपने गाँव वाला लोकल माहौल सीख रहा है, वो कभी सीख पाएगा? नहीं सीख। 5 घंटे में हम फोर्स करते हैं कि स्पीक इन इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश। वी ट्राई टू स्पीक इंग्लिश ऑल्सो, चिल्ड्रेन ट्राई ऑल्सो स्पीक इन इंग्लिश, बट आफ्टर लिविंग द स्कूल द लैंग्वेज दे यूज इट इज वेरी डिफिकल्ट। और इस तरह से वो इनकलकेट है कि थोड़ा बहुत भी माहौल उसके आसपास में है, इंग्लिश ना भी हो तो कम से कम हिंदी लैंग्वेज होगा तो कुछ कहा सकते कि हम वो सीख पाएगा। लेकिन पूरा से पूरा रेत वाला लैंग्वेज होगा तो उसमें हिंदी क्या इंग्लिश तो साफ ही करना, इंग्लिश भी नहीं सीख पाएगा। और इवन बहुत सारे क्लासेस में बच्चे, बड़े बड़े बच्चे भी बोल पाते हैं, हम लोग उसको बात डांटते हैं कि नहीं ये भाषा यूज नहीं करनी है। अगर भाषा पे कंट्रोल नहीं होगा तो फिर बड़ी मुश्किल है। साइंटिफिक टेम्परामेंट एंड sensitivity, tolerance, these all things are transparent inheritance in the children through value education. Objective of value education क्या मतलब है?
कह रहा है टू एड स्टूडेंट्स इन मेकिंग करेक्ट चॉइसेस एंड डिसीजंस, यानी कि बच्चों में हम ये सिखा पाते हैं कि व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड। इट इज थ्रू वैल्यू एजुकेशन। क्या चॉइसेस हैं उनको चूज कर, अगर उनको चुनना हो, सिलेक्ट करना हो कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, तो कहाँ से इसको अलग अलग कर पाएंगे? थ्रू वैल्यू एजुकेशन। यानी कि क्या गुड है क्या बैड है ये भी उनको सिखाना ही पड़ता है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि सब कुछ वो घर से ही सीख के आते हैं। सिंपली हम ये मान के चलें कि छोटे बच्चे जहाँ प्री प्राइमरी से प्राइमरी और फिर मिडिल एंड फिर देन स्टैंडर्ड, वो वहाँ सब सिखाते सिखाते जब तक 10th स्टैंडर्ड तक हमारे पास रहते हैं, हम उन्हें सिखाते ही हैं और हमारा काम सिखाना ही है सिर्फ। और सभी चीज की पढ़ लिए बच्चे प्राइमरी से प्राइमरी में आ गए तो सिखाने का काम खत्म हो गया। वहाँ तो उनको मोरल एजुकेशन वैल्यू एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। फिर आगे ऐसा नहीं कि मिडिल क्लास में आए तो वो बहुत ज़्यादा सीख सब कुछ सीख जाए, वहाँ से भी यानी कि हैबिट बहुत कम समय में नहीं चेंज होता है। इसको बार बार प्रेशर में बार बार एक चीज़ को इंसिस्ट करने पे, बार बार एक चीज़ करने पे ये तब जाकर दिमाग में आता है। मैंने हमारे एक साथी ने कहा था कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक बार में अगर कोई बात कही जाए और वो बात आपके दिमाग में आ जाए। ये सबके लिए, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। कभी कभी कोई बात समझने में लंबा समय लगता है और हम लोग एक ही चीज को बार बार कब कहते हैं, क्योंकि कब उसके इंटेंशन में, कब उसके दिमाग में वो बात अटेगी हम भी नहीं जानते। हम बोल तो रहे हैं लेकिन वो दिमाग उसमें, ये बात उसके दिमाग में जा रही है नहीं जा रही है, हम तो ये मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ बोलने का काम कर सकते हैं, लेकिन ये बात उसके दिमाग में कब आएगी ये कैलकुलेट हम नहीं कर सकते। इसीलिए एक ही चीज को बार बार बोला जाता है। हम एक ही प्रेयर रोज क्यों कराते हैं? एक ही प्रेयर रोज करते हैं, फिर भी 10th स्टैंडर्ड में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको आज तक प्रेयर याद नहीं होगा, वो पुराने स्टूडेंट्स होंगे तो भी, क्योंकि उसने उस पर केयर नहीं किया। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो प्राइमरी सेक्शन में है, प्री प्राइमरी सेक्शन में आए, पूछो तो फटाफट पूरा का पूरा याद है, प्लेज याद है, सब कुछ याद है, क्योंकि उसने उसको अपने अंदर इनहैबिट किया, उसको सीखने की कोशिश की। लेकिन कुछ तो इस प्रोग्राम को पूरा करने, चलो प्रेयर ही करना, लगे जाओ लाइन में, बस हाथ जोड़ लो, चलो एक क्लास में आकर खत्म हो गई। इसीलिए हम लोग को एक ही प्रेयर को बार बार करते हैं। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, शुरुआती में ओ आई क्यों सिखाया जाता है बच्चों को? अगर हम वर्ड से बोलना सिखाएं तो क्या वो सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे? अगर हम ओ आ की जगह वर्ड्स बोलना सिखाएं तो वो सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे? सीखेंगे, लेकिन उनका बेस क्या हो जाएगा? तो एक ट्रेड बनाओ कि हमको यहाँ से इस लेवल पे या प्री प्राइमरी में हमको ये सिखानी है, उसके बाद ये सिखानी है, या हर एक सब्जेक्ट में भी देखा जाए, हर एक स्टैंडर्ड में देखिए एक चैप्टर वाइज बना होगा, पहले ये सिखाना है, उसके बाद ये सिखाना है, उसके बाद ये सिखाना है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि हम लोग डिवीजन बाद में सिखाएं, पहले सिखा दें और कल एडिशन पहले सिखा दें, तो फिर नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम होगा। स्टेप बाय स्टेप और प्रोसेस बाय प्रोसेस सब कुछ सिखाना पड़ता है। देन आफ्टर टू इंस्पायर देम टू चूज देयर ओन पर्सनल, सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। यानी कि अगर कोई पहले अपना केयर नहीं करेगा तो दूसरे का केयर करेगा। तो पहले पर्सनल वैल्यूज को देखना कि हमारा क्या इंटरेस्ट है, हमारा इसमें इंटरेस्ट किसमें है, तो पहले पर्सनल, देन आफ्टर सोशल। अगर हम पहले अपना केयर करते हैं तब सोसाइटी का केयर कर सकते हैं। अगर हम अपना केयर नहीं करेंगे तो सोसाइटी का केयर नहीं करेंगे। देन आफ्टर कम टू मोरल वैल्यूज एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन प्रैक्टिकल मेथड्स दैट लोड टू पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट। करने का मतलब कि सिर्फ जो रेगुलर टीचिंग होती है, अगर कोई प्रैक्टिकल नहीं किया जाए उसका कोई इफेक्ट पड़ेगा। अगर हमने सिर्फ रोज ओरल हम लोग बोले, टेबल ही बोलते हैं, लेकिन बच्चा अगर उसको लिखेगा नहीं, उसको प्रैक्टिस नहीं करेगा तो सीख पाएगा। पहले के डेट में ओरल ट्रांसफर, ओरल एजुकेशन होता था, तो ओरल एजुकेशन में लैक ऑफ एजुकेशन होने लगता है, क्योंकि मान ली हमने कितना सीखा वो 100% हो सकता है क्या? आज दो टॉपिक्स अभी हम लोग सामने डिस्कस किया गया, एक राकेश सर के द्वारा और एक अनमोल सर के द्वारा, लेकिन जितने टॉपिक्स उन्होंने, जितने पॉइंट्स उन्होंने बताए वो 100% सभी के दिमाग में है, पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ से अगर हम किसी को जाएं घर पे और उन्होंने बताया कि राकेश सर ने क्या समझाया, तो 2-4 पॉइंट हो सकता है कि वो दिमाग में होगा, तो हम उसे कितना देंगे? जो उन्होंने 100% दिया उसका अगर हम 10% या 20% ही गिनके तो हम 20% ही देंगे, वही 20% सामने वाले का 100% होगा ना। जो हमने 20% गेन किया वो सामने वाले के क्या होगा? 100% होगा।
अब फिर वो जब किसी को सिखाएगा, अच्छा क्या न्यू मैम सिखाई बताओ, तो जरा तुम गया था पूछने क्या सिखाई, तो इन्होंने 5 पॉइंट बताया, हो सकता है उसके पास 2 ही पॉइंट्स उसके दिमाग में, तो वो 2 पॉइंट्स होगा, फिर उसके सामने जो उसके लिए वो 100% हो जाएगा। तो इस ओरल कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा गैप होता था, बहुत ज़्यादा चीज़ छूट जाया करती थी। और आज जब रिटन फॉर्म में सीखते हैं तो रिटन फॉर्म में वो चीज़ हमेशा एक ही चीज़ को सीख सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा छूटने का चांसेस नहीं होता अगर उसमें हम कुछ तोड़ मरोड़ नहीं करें तो। ठीक है, वैल्यू एजुकेशन promotes analyzing, capacity, responding to the questions and values and its implications to the life demanding thinking and reflecting। कहने का मतलब कि ये हम बच्चों में क्या करते हैं, जब क्वेश्चंस पूछते हैं तो उसे रिस्पॉन्ड करते हैं। रिस्पॉन्ड करते हैं मतलब क्या है, वो वैल्यूएबल है, अगर उसमें वैल्यूज वो मोरल नहीं है उसमें, तो आएगा चुपचाप क्लास में बैठेगा, कितनी बार पूछो बताओ क्वेश्चन का आंसर बताओ, पढ़ा न, क्यों क्या हुआ, नहीं माथा में दर्द है, पेट में दर्द है, यानी कि ही और सी डिनाइड टुवर्ड्स हिज रिस्पांसिबिलिटी और हर रिस्पांसिबिलिटी, वो अपनी रिस्पांसिबिलिटी से भागता है, तब तो वो रिप्लाई नहीं कर रहा, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। लेकिन हमारा काम क्या है, उसको इस लायक बनाने को रिस्पॉन्ड करे। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि सब लोगों ने भी बोला कि बहुत सारे कम बच्चे, 5-6 बच्चे या 10 बच्चे ही वैसे होते हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन हमारी ड्यूटी ये बनती है कि ये जो परसेंटेज है 10, यानी कि 50 बच्चे हैं क्लास में, 70 बच्चे हैं और उसमें 5, 7 या 10 ही बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो हमारी ड्यूटी बनती है उनको बहुत से ज्यादा बच्चे रिस्पॉन्ड करें, तब तो हमारा अचीवमेंट होगा। वरना हमारा अचीवमेंट क्या होगा, सिर्फ हम आएंगे और जाएंगे, अचीवमेंट हमारा कुछ नहीं होगा। ठीक है, how many types of value education? Aesthetic, personal, social, moral, spiritual, behavioral and material. These all are types of value education. Aesthetic, personal, इसके अलावा once Vivekananda said, we want that education by which character is formed, the strength of mind is increased, the intellect is expanded, and by which one can stand on one's own feet। ये जो डायलॉग है ये स्वामी विवेकानंद जी के हैं। उनका मानना था कि ये जो है करेक्टर फॉर्म करता है, कहना मतलब कि जो जीरो होता है, जीरो से हीरो की ओर बढ़ता है, यानी कि एक अपने आप में वो सेंस डेवलप करता है, उसका सेंस डेवलप होता है थ्रू लर्निंग एंड थ्रू मोरल वैल्यू एजुकेशन आल्सो। व्हाट इट इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ माइंड, ये हमारी जो एबिलिटी है, बच्चों की जो एबिलिटी है उसको इंक्रीज करता है। जो नहीं समझ पाते हैं, नहीं कुछ बता पाते हैं, आ कैसे लिखाएगा, आ कैसे लिखाएगा, वो नहीं बता पाते हैं, बाद में वही बच्चे आ से शब्द बनाना सीखते हैं, आ से उस शब्द से वाक्य बनाना सीखते हैं, फिर उस पर अगर कहो तो वो तो आपका एक निबंध लिखने को तैयार हो जाते हैं, यानी कि चीजों को बहुत बड़े ढंग से करने लगते हैं। लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, एक दिन में नहीं हो पाता है। ठीक है ना। एंड लास्टली दे स्टैंड ऑन देयर ओन लेग, और लास्टली वो इतने कैपेबल हो जाते हैं कि अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, मतलब कि अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सोसाइटी के लिए और अपने नेशन के लिए वो कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वैल्यू ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की वैल्यू क्या है, कहते हैं कि इट सेव्स चिल्ड्रंस लाइफ। ये क्या करता है, ये बच्चों की जिंदगी को बचाता है। कैसे बचाता है, क्योंकि अगर हम कंपैरिजन करें नॉन एजुकेटेड चिल्ड्रन में और एजुकेटेड चिल्ड्रन में तो बहुत बड़ा अंतर होता है। उनके बिहेवियर में, वे ऑफ टॉकिंग में, इन सभी चीज़ों में डिफरेंस होता है, उनके नॉलेज में। तो इस तरह से क्या होता है, उनके लाइफ को हम बचा पाते हैं, उन्हें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखा पाते हैं, उन्हें जीने का ढंग सिखा पाते हैं, और वो जो नहीं सीख पाते हैं बच्चे, उनसे वो अलग हो पाते हैं। यानी कि हम उनको क्या करते हैं, उनकी जिंदगी को बचा पाते हैं। वरना वही अगर नहीं एजुकेटेड हो तो क्या, तो वो जिंदगी में सामान्य सी जिंदगी है, वो गली कूचे में जो बच्चे हो, जो झुग्गी झोपड़ी में जो बच्चे जी रहे होते हैं वैसे ही जिंदगी जिएंगे। लेकिन अगर उन्हीं झुग्गी झोपड़ी में से भी कुछ बच्चों को एजुकेट कर दिया जाए, जैसे आज बी आर अम्बेडकर साहब का एग्जाम्पल हर बार देखने को आता है
लेकिन बी आर अम्बेडकर साहब का एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल है। वैसे बहुत सारे बच्चे तो सीखते होंगे, लेकिन जिन्होंने सीखने का प्रयास किया वो बी आर अम्बेडकर बन गए। वरना आज भी बहुत सारे बच्चे वहीं झुग्गी झोपड़ी में आज भी हैं, अम्बेडकर कॉलोनी में आज भी बच्चे हैं, लेकिन वो सीखने को तैयार नहीं। सिर्फ एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को उस लायक ढाला कि हम सीख पाए, अपने आप को बेहतर कर सके, अपने आप को अलग कर सके। अगर हम अपने आप को अलग करने के माइंड में नहीं है तो फिर हमें कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं हम किसी से अलग कर सकते। आज इतने सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोगों से अलग हैं, तब तो यहाँ बैठे हुए हैं। अगर सभी लोग सामान्य होते, सभी लोग टीचर नहीं होते तो क्या आज बैठ पाते? नहीं हो पाते। यानी कि सिंपली वी आर डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट ऑफ वर्ल्ड। देन अनदर चीज मेक्स पीपुल हेल्दियर, यानी कि कैसे हेल्दियर बनाएगा? अगर हमारा मेंटल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, ये सभी चीजें जो हैं हम बहुत सीख पाते हैं, तब हम अपने आप को हेल्दियर मतलब सिर्फ फिजिकल हेल्थ से नहीं है, यहाँ पे मोरल हेल्थ से भी है। हमारा मोरल हेल्थ क्या हो जाता है? इंक्रीज होता है बाय गेनिंग एजुकेशन। सेकंड है बूट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। एक समय के बाद हम उसी एजुकेशन से अपने लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज के माध्यम से कैपिटल गेन करते हैं, मनी गेन करते हैं, जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। यानी क्या करता है? ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को इनहांस करता है। फिर फोस्टर पीस, ये हमें शांतिपूर्वक किसी चीजों को हैंडल करना सिखा पाता है। वरना आज हर कोई एग्रेसिव मूड में है, लेकिन अगर एग्रेसिव मूड में है तो किसी चीज को पीसफुली कैसे हैंडल कीजिए ये भी एजुकेशन ही सिखाता है। अगर नॉन एजुकेटेड के बिहेवियर में और एजुकेटेड के बिहेवियर में आज बहुत सारा अंतर होता है। जिस टेक्निक से राकेश सर किसी चीज को हैंडल करते हैं, उसी टेक्निक से सभी लोग हैंडल तो कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस है और सबसे बड़ी चीज की ये एजुकेटेड है। ये एक एग्जांपल है, ये नहीं कि सिर्फ राकेश सर ही हैं। ये नहीं समझेंगे कि राकेश सर को क्यों कह रहे हैं। इट इज ओनली इंडिकेशन दैट मींस ऑल द रेस्ट आर हियर सिटिंग हियर, ऑल आर कैपेबल टू हैंडल द सिचुएशंस बाय पीसफुली, एंड इट इज थ्रू gaining education that we are educated. Reach crop yield promotion women's right, यानी कि आज बहुत सारे, अगर हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा है तो जाहिर सी बात है कि आज जिस वुमेन राइट्स की बात करते हैं या फ्रीडम की, इक्वलिटी की बात करते हैं, ये बहुत समय पहले इवन जो डेवलप्ड कंट्री जिसको हम आज मानते हैं वहां भी वुमेन्स का इक्वलिटी नहीं था। हमने जो फ्रेंच हिस्ट्रीज पढ़ा है वहां भी उनको स्ट्रगल करना पड़ा है कि अपने सिंपली वुमेन्स को भी अपने राइट्स के लिए स्ट्रगल करना पड़ा, तब जाकर उनको मिलता है। और आज हम उसके बारे में क्या करते हैं? लोगों को बताते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं, ताकि वुमेन राइट्स भी उनको भी प्रिजर्व करना चाहिए, उनको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है? व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन इन ए स्कूल? इट मेक्स चिल्ड्रेन ऑनेस्ट एंड फेयर। क्या बनाता है? उन्हें ऑनेस्ट एंड फेयर बनाता है। यानी कि चीटिंग करने से बच्चे होते हैं ना, चीटिंग करना मतलब कि उसका सामान ले लेना, उसको कुछ कह देना, ऑनेस्ट होने, ये सभी चीजें कहाँ सिखाई जाती हैं? स्कूल में ही सिखाई पाती हैं। फिर है रिस्पेक्टफुल, यानी कि रिस्पेक्ट देना और रिस्पेक्ट लेना, ये दोनों चीजें भी हम लोग सिखाते हैं। थर्ड है केयरिंग एंड काइंड। केयरिंग होना है कि दूसरे का केयर करेंगे। मान लो कि हम लोग शेयरिंग करते हैं, अगर बच्चों को हमने सिखाते कि नहीं अपनी चीजों को शेयर करें। कभी कभी बच्चे लंच भी शेयर करते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। अगर मान लो कि कोई, मान लीजिए कि कोई बच्चा है जो लंच नहीं लाया है और उसने अपना लंच शेयर किया, तो क्या हुआ? इट इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ केयरिंग, यानी कि वो केयर कर रहा है या कर रही है। तो ये क्या, ये कहाँ सीखने में? घर में तो बच्चे सीख लेते हैं, लेकिन घर में अगर अकेला चाइल्ड है तो नहीं सीख पाएगा। तो कहाँ सिखाते हैं? हम तो बच्चों के बीच में ही सिखाते हैं। एंड काइंड होना भी सिखाते हैं। मारपीट पे अगर मान लीजिए कि वो बच्चे जिद करने लगते हैं तो उनके जिद्दी को थोड़ा सा शेप देना, ये भी हम लोग स्कूल में ही करते हैं। तब वो काइंड हार्टेड हो पाता है। वरना वो एग्रेसिव तो ऐसे है ही। अकेला बच्चा अगर किसी की एक संतान है तो ऐसे ही जिद्दी होता है। तो जहां जिद्दी होगा तो थोड़ा सा मान सकते क्रूएल ही होगा, क्रूएल होगा ना। ठीक है? डूइंग योर बेस्ट, ये भी हम कहाँ सिखाते हैं? स्कूल में ही सिखाते हैं। हम जो चीजें वो कर पाता है उसमें वो क्या बेस्ट कर पा रहा है, एक समय के बाद वो बेस्ट करना सीख जाता है। शुरुआत में तो नहीं सीख पाता है, नहीं कर पाता है,
जो बच्चे शुरुआती दिन में एजुकेशन लिए वो अपना 100% नहीं दे पाते हैं, लेकिन एक समय के बाद जब उन पर हम लोग प्रेशर बनाते हैं, उनको हमेशा एजुकेट करते रहते हैं, एक समय के बाद वो अपना बेस्ट देने लगते हैं। फिर है रिस्पॉन्सिबल, 10 ट्रस्टवर्दी, हेल्पफुल। ये सारे चीज जो हैं ये वैल्यू एजुकेशन के ही पार्ट हैं, और ये सभी चीजें हम स्कूल में ही सिखा पाते हैं। कहाँ पे? स्कूल में ही। इसके अलावा आ जाता है क्या इससे मिलता है? इससे हमें टुगेदरनेस मिलता है, एक साथ रहने की भावना जागृत होती है। वरना घर में भी बच्चे अलग मोबाइल लेकर के बैठे हुए हैं, मम्मी अलग लेकर मोबाइल लेकर बैठी हुई है, पापा अलग लेकर मोबाइल बैठे हुए हैं, कोई किसी का केयर नहीं कर रहा। लेकिन क्लास में कम से कम 5-6 घंटे मोबाइल उनके हाथ में तो नहीं रहता ना, वो एक साथ बैठते हैं, खेलते हैं, लड़ाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कम से कम एक साथ रहने का भावना जो है, टुगेदरनेस जो है, वो कम से कम 6 घंटे में सीख पाते हैं। 6 घंटे ही सही, लेकिन 6 घंटे कम से कम टुगेदर तो रहते हैं। फिर है जॉय, हैप्पीनेस, फेथ, साथ साथ रहते रहते एक दूसरे पे फेथ बढ़ता है। वो समझ पाते हैं बच्चे कि नहीं ये मेरा फ्रेंड जो है नहीं विश्वासी है, इस पे हम बिलीव कर सकते हैं। उसको बता के जाता है, देखना जी मेरा बैग क्लियर करते रहना, देखना जी मेरा देखना कोई पेंसिल चोरी ना करे। अब भले वही चोरी करके रख दे तो अलग बात है, वो केस होता है ना कि जिसका हम विश्वास करते हैं वही धोखा देता है, वो अलग चीज है। लेकिन जिंदगी में, आम जिंदगी में हम लोग भी किसी न किसी पे विश्वास करते हैं। विश्वासघात बाद में आता है, पहले विश्वास करना सीखते हैं, और हर हाल में विश्वास करना ही पड़ता है। अगर कहीं से हमें धोखा मिला तो उसके बाद भी तो हम किसी न किसी पे विश्वास करते हैं ना, ये कभी छूट नहीं सकता, ये कभी हट ही नहीं सकता, भले जिंदगी में चाहे जो भी हो जाए। फिर है सपोर्ट, टीचर से भी सपोर्ट मिलता है, मैनेजमेंट से भी सपोर्ट मिलता है, जो बच्चे वहां पे हैं आसपास में वो भी एक सपोर्ट करते हैं। किसी के पास बुक छूट गया, चलो आज मेरे बुक से पढ़ लो, बना लो, होमवर्क नहीं तो सर मारेंगे, मैडम मारेंगे, तो क्या हुआ? वहां पे उसको सपोर्ट मिला। यूनिटी, कभी कभी बच्चे जो होते हैं गेम्स वगैरह जो होते हैं, या जो डांस आजकल हमारे स्कूल में चल रहा है, डांस क्लासेज वगैरह चल रहे हैं, तो वहां पे एक साथ मिलकर क्या करते हैं, जाके सीखते हैं। फिर है कम्युनिटी, ये सारी चीजें हम लोग कैसे सीख पाते हैं? वैल्यू एजुकेशन के थ्रू ही। और इसमें बहुत बड़ा जो रोल होता है वो टीचर का ही होता है, क्योंकि जो कुछ भी सिखाते हैं हम लोग पेरेंट्स एक बहुत बड़े विश्वास के साथ दे पाते हैं कि यहाँ से बच्चा कुछ सीख पाएगा, वो हमारे भरोसे ही छोड़ जाते हैं। मैनेजमेंट के भरोसे तो ठीक है, मैनेजमेंट का अपना काम करता है, लेकिन मैनेजमेंट के अलावा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है वो टीचर्स का ही होता है। हर एक टीचर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, हर एक टीचर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करता है, तभी जाके एक आउटपुट निकलता है। वरना अगर सभी लोग अपना आउटपुट न दे पाए, अपना जो ड्यूटी है वो बढ़िया से ना करें, तो कभी भी 100% रिजल्ट नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। एक अकेला व्यक्ति कोई चाहे कि हम हर काम कर लें, हर चीज को सही कर लें, ये पॉसिबल नहीं है। ये कोऑपरेशन से ही हो सकता है, कोलैबोरेशन से ही हो सकता है, ठीक है ना। कंपोनेंट्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन, इसमें आता है मोरल एजुकेशन, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, पॉपुलेशन एजुकेशन, ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज, हेल्थ एजुकेशन, इंडियन कल्चर, फिजिकल एजुकेशन, योगा एजुकेशन, हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। ये सारे जो हैं वो कंपोनेंट्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन के। और ये सभी जितने भी टाइप्स ऑफ एजुकेशन मैंने बताया, चाहे मोरल एजुकेशन, ये तो हम लोग हर समय बताते रहते हैं, हर लेवल पे बताते हैं, चाहे क्लास कोई भी हो। इसके बाद में इन्वायरमेंटल एजुकेशन है, ये क्लास वाइज शुरू होता है, ये हम लोग प्री प्राइमरी में नहीं प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चे प्राइमरी सेक्शन में आते हैं हम उसको इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में सिखाना शुरू कर देते हैं कि हमें अपने इन्वायरमेंट का केयर कैसे करना चाहिए, जो भी चीजें आसपास में है उनका केयर कैसे करना चाहिए। इसके अलावा पॉपुलेशन एजुकेशन, ये लंबे समय पे एक लाइफ स्टेज के बाद उनको एजुकेट किया जाता है। ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज, ये भी प्राइमरी और मिडिल स्टेज के अंदर चीज नहीं है, लेकिन एक समय के बाद हम लोग ह्यूमन राइट्स और ड्यूटीज के बारे में भी बच्चों को बताते हैं और सिखाते हैं। देन आफ्टर हेल्थ एजुकेशन, और ये सब चीज हेल्थ एजुकेशन जो वो प्री प्राइमरी से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस बताना, क्या चीज खाना है, क्या चीज नहीं खाना है, कैसे तुम हेल्दी रह सकते हो। हेल्दी मतलब नॉट फिजिकली, मेंटली ऑल्सो,
ठीक है ना। इन सब चीजों के बारे में हम हमेशा से बात करते रहते हैं। फिर है इंडियन कल्चर। हम अपने कल्चर पे, सभी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने अपने कल्चर को नहीं छोड़ा है। एक हम ही जो है अपने कल्चर को छोड़कर दूसरे का कल्चर को एक्सेप्ट करने पे आमदा है। हम तो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं और वेस्टर्न वाले हमारे कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे इस्कॉन के मंदिर से वहां पे कम लोग जाते हैं, और जाके जाइए रसिया वगैरह जाइए, बहुत सारे जगहों पर वहां पे लोग हरे कृष्ण हरे राम रोड पे करते हैं और बड़े जॉय होकर करते हैं, उनको कोई शर्म नहीं है। लेकिन अगर हम मंदिर जाते हैं वो भी चुप जाते हैं, वो चुपके जाते हैं, कोई देख लेते कि मंदिर जा रहे हैं या जा रही है। आज के डेट में सच्चाई है, हम मंदिर जाते हैं चोरी छुपे जाना चाहते हैं, वो क्या कहेगा, या गैर चुपचाप हनुमान। कितने लोग हैं ऑनेस्टली बताइएगा यहाँ पे कि जो जाते होंगे आसपास के मंदिर में सप्ताह में भी एक दिन, समय है नहीं, आसपास में जो मंदिर वहां भी हमारे पास जाने का समय नहीं है। और कभी मौका जैसा भी समर वेकेशन कल से हम लोग के लिए स्टार्ट हो जाएगा, ये अच्छी चीज है। तो अब 2 दिन ड्यूटी है वो अलग चीज है, लेकिन इसमें हमारे पास समय है कि हम आसपास में मंदिर जा सके या कुछ अपनी जो विशेष है जो उसको हम लोग फुलफिल कर सके। हम अपनी लाइफ क्या सर 15 दिन कहाँ घूमिएगा? क्या 15 दिन का हॉलीडे तो कहाँ घूमिएगा? 15 दिन ये बहुत अच्छी चीज है। 15 दिन कम से कम मिला तो सही। 365 दिन में 15 दिन मिल गया, कम बड़ी बात है। आगे बाकी सेक्टर में जाइए, वहां एक दिन भी छुट्टी नहीं है। 24 आपको 7 डेज और 365 डेज काम करना है, कोई छुट्टी नहीं है। यहाँ कम से कम संडे आपको छुट्टी ऑलरेडी है, उसके लिए बहुत सारी छुट्टियां मिल जाती हैं। यहाँ आपको 365 दिन में 210 दिन या 220 दिन से ज्यादा काम करना ही नहीं है। ये सर ये गवर्नमेंट सेंट्रल स्कूल में सब जगह है सर, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, सब जगह है। 225 डेज से ज्यादा आप वर्किंग नहीं करते हैं, ये कैलकुलेटेड है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी दिया हुआ है, ये उतना ही हो पाता है सर, 40 दिन का ऐसे सैंडल हो जाता है। इससे ज्यादा ठीक है ना। यानी कि मोर देन 100 डेज से ज्यादा आपके पास लीव है हर साल इस फील्ड में, बाकी किसी फील्ड में नहीं है। ठीक है ना सर, तो इसलिए वरी होने की जरूरत नहीं है, जो मिल रहा है उसी में एंजॉय कर लेना, ठीक है ना। फिर है फिजिकल एजुकेशन पे भी आज फोकस हो रहा है, क्योंकि आज घर में आज बच्चे जो हैं उतने ज्यादा हेल्दी नहीं हो पाते हैं। इतने ज्यादा हेल्दी इसलिए नहीं हो पाते हैं कि यहाँ से गए और उनके पास खेलने कूदने के लिए जगह नहीं है। बच्चे गार्जियन भी उन्हें परमिशन नहीं देते हैं आसपास में खेलने के लिए, नहीं जाएगा तो वो गाली गलौज सीख करके आएगा, इससे उनका फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। लेकिन आज हर एक स्कूल में कम से कम ये प्रोविजन है कि कम से कम फील्ड होना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज होनी चाहिए, ताकि उनका फिजिकल डेवलपमेंट हो सके। जाहिर सी बात है कि अगर शरीर स्वस्थ रहेगा उसमें जो दिमाग है वो भी स्वस्थ रहेगा, अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो दिमाग भी स्वस्थ नहीं रहेगा। अगर दिमाग भी स्वस्थ नहीं रहा, शरीर भी स्वस्थ नहीं रहा, तो फिर वो आज जो बस्ते का बोझ है ना, वो बस्ते का बोझ देखते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, वो गेट तक पहुंचा के गए और फिर जब छुट्टी हो तो गेट सब टांग कर लेके चले। क्यों? क्योंकि बच्चा इतना भी कैपेबल नहीं है कि वो अपने बस्ते का बोझ उठा सके। ये आज की सच्चाई है। इसलिए आज जो नई एजुकेशन पॉलिसी है या जो नया जो ट्रेंड है उसमें फिजिकल एजुकेशन पे और एक्स्ट्रा को-करिकुलर एक्टिविटीज पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है ना। और ये इसलिए भी किया जाता है क्योंकि घर पे जाएगा तो फिर वहां उसके पास समय नहीं है, जगह नहीं है। समय क्या, जगह नहीं है, समय तो है लेकिन जगह नहीं है। कम से कम यहाँ वो सप्ताह में एक दिन भी अगर प्रोवाइड किया जा रहा है तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ठीक है ना। इसके बाद योगा एजुकेशन, कुछ कुछ जगहों पे योगा मेडिटेशन इन सब चीजों के लिए क्लासेज होती हैं। और इसके बाद है हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, ये हम लोग पढ़ते हैं साइंस सोशल स्टडीज में, और इससे हम अपने कल्चर को अपने हिस्ट्री को जान पाते हैं। उस पे अपने उसको जानना बहुत जरूरी है। हिस्ट्री का क्लास क्या जरूरी है, हिस्ट्री का क्लास ही जरूरी है। जितने सारे डेवलपमेंट्स हैं वो हिस्ट्री के ही पार्ट है। अगर हिस्ट्री नहीं रहे तो क्या डेवलपमेंट होना है, कैसे डेवलप होना है, ये आप सीख ही नहीं पाइएगा। क्योंकि आज जितने भी चीजें हैं, जितने भी डेवलपमेंट्स, वो कहीं ना कहीं प्रिजर्व करके रखा गया ना। वो अगर उसका एग्जांपल आपके पास नहीं रहेगा तो आप उसको आगे कैसे डेवलप कीजिएगा किसी भी चीज को। इसलिए हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन बच्चों का इंटरेस्ट उसमें होता ही नहीं। लेकिन बिना हिस्ट्री के डेवलपमेंट इम्पॉसिबल है। देन आफ्टर components of good character।
अगर किसी का कैरेक्टर कहेंगे अच्छा कैरेक्टर है, तो अच्छा कैरेक्टर का मेजरमेंट का तरीका क्या है? तो वो मोरल नोइंग होना चाहिए, यानी कि उसमें मोरल वैल्यूज भी होने चाहिए, मोरल फीलिंग भी होना चाहिए एंड मोरल एक्शंस भी होना चाहिए। कुछ एक्शंस, फीलिंग्स एंड नॉलेज, ये तीनों अच्छे होने चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि वो अच्छा व्यक्ति है। हम लोग किसी को कहते हैं कि नहीं अच्छा है, तो अच्छा है मतलब किसी एक तरीके से सिर्फ अच्छा तो नहीं होगा। He or she should be good in all manner, all aspect, तब जाकर हम कह सकते हैं तो क्या है अच्छा है। जैसे मोरल नोइंग में क्या है? मोरल अवेयरनेस होना चाहिए कि जो मोरलिटी है उसके बारे में उससे जानकारी होने की क्या अच्छा है क्या बुरा है। फिर नोइंग मोरल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज क्या है इसके बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। पर्सपेक्टिव टेकिंग, मोरल रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग, डिसीजन जो लेना है वो भी ऐसा होना चाहिए कि जो जिससे किसी को हर्ट ना हो। अगर हमारे किसी डिसीजन से किसी को हर्ट होता है, कोई आघात पहुंचता है, आघात मतलब सिर्फ शारीरिक आघात नहीं, मानसिक आघात भी, तो फिर हम अच्छे नहीं हैं। ऐसे भी टीचर अच्छे नहीं होते बच्चों के नजर में। पनिश जब हम करते हैं तो बच्चे कहते कि ना सर अच्छे नहीं है, बहुत गंदे टीचर हैं, बहुत गंदी मैम है। तो इसको लोग दूर नहीं कर सकते, 100% तो नहीं अचीव कर सकते, 100% हो भी नहीं, क्योंकि 100% बच्चे शरीफ नहीं होते। 100% बच्चे केयरिंग या फिर क्या होता है डिसिप्लिन होते हैं क्या? नहीं होते हैं। तो जिनको हम डिसिप्लिन वे में लाना चाहेंगे, जब सुनार लोहे को पीटता है तो उसको तो दर्द होता ही होगा ना। जो कुम्हार को मिट्टी का जो बनाता है उसको पीटता है ना, दर्द तो उसको भी होता है। जो मूर्तिकार बनाता है उसको भी जो छेनी होता है दर्द होता है, और वो जो दर्द को सहता है वहीं जाके फिर पूजा जाता है। जो या फिर उसका पूजा होगी या उसका उपयोग होगा, वरना जो दर्द नहीं सहेगा वही पत्थर जिनसे मूर्तियां बनती हैं उन्हीं के पत्थर के टुकड़े सीढ़ियों पे भी होते हैं, लोग चढ़ के पूजा वहां मंदिर तक जाते हैं। वही घड़ा जो बन गया, जो बर्दाश्त कर लिया वो घड़ा हो गया, उसका लोग ठंडे पानी का सेवन करते हैं, वरना वो फिर मिट्टी में मिल जाना है। ठीक है ना? तो इस सब चीजों को सीखना पड़ेगा उनको। हम लोग का काम ही वही है, उनको रास्ते पे लाना। जो रास्ते पे आ जाएगा वो बाद में रियलाइज होगा कि नहीं सर अच्छे थे ना, सर मैम अच्छी थी। अभी नहीं रियलाइज होगा, अभी तो उनको गंदा लगते हैं हम लोग, लेकिन एक समय के बाद अच्छा लगेगा। फिर सेल्फ नॉलेज, ये भी है, उसे अपना एक नॉलेज होना चाहिए। अगर हम उससे बार बार किसी एक समय के बाद अगर मान लो कि हमें अब कोई कुछ बहुत ज्यादा सिखाना चाहे तो हम बहुत ज्यादा सीख पाएंगे? बहुत ज्यादा नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि एक सीखने का जो उम्र होता है जहां से शुरू होता है वहां से अगर उसने सीखना नहीं शुरू किया, अगर 10 वर्ष का बच्चा है और अगर प्री प्राइमरी एजुकेशन ले तो क्या लगेगा, कैसा लगेगा? कभी कभी हर एक क्लासेज में ऐसे बच्चे हैं जिनको हम लोग मानते हैं कि नहीं ये बच्चा इस स्टैंडर्ड का नहीं है, ये तो अपर क्लासेज में होना चाहिए। या कभी कभी कुछ वैसे ऐसे हैं जो ओवर ब्रिलियंट होते हैं और वो अपने एज से बियॉन्ड होते हैं, तो उनको भी लगता है कि नहीं ये तो इस क्लास का बच्चा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका टैलेंट इतना कि उसको रखना हमारी मजबूरी होती है। या कुछ बच्चे वैसे लेस एजुकेटेड होते हैं जिनको भी उस क्लास में रखना जरूरी होती है, जिसका फिजिकल ग्रोथ ज्यादा है। वैसे बच्चे बहुत सारे हर एक सेक्शंस में आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना? ये फिर मोरल फीलिंग में कंसिस्टेंस है, सेल्फ स्टीम है, एम्पैथी है, लविंग एंड गुड, सेल्फ कंट्रोल एंड ह्यूमैनिटी, ये सभी जो हैं मोरल फीलिंग्स के पार्ट्स हैं। इसके अलावा मोरल एक्शन में है कॉम्पिटेंस, यानी कि compete करने की एबिलिटी होनी चाहिए। किसी भी कोई भी अगर आपको जो ड्यूटी दी जाती है हम उसको compete कर सकें या किसी से कंपटीशन फेस कर सकें, क्योंकि आज के डेट में कंपटीशन ही कंपटीशन है। जैसे अभी सर ने धमकी भरे लहजे में बड़े प्रेम से कहा कि आपका सीट खत्म है, तो आपको कैसे बचाना है ये आपके ऊपर है, वरना लाइन तो लगी हुई है, लाइन लगी हुई है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कब तक उसको अपने हाथ में रख सकते हैं। तो इसके लिए आपको सेल्फ कॉम्पिटेंस होना बहुत ही जरूरी है, वरना सैलरी किसी दूसरे के अकाउंट में चली जाएगी। विल होनी चाहिए एंड हैबिट होनी चाहिए। अगर विल नहीं है, अगर मान लो कि बच्चे में अगर इच्छा नहीं है कि हम सीखें, तो हम हैबिट उसमें इंकलकेट कर सकते हैं, लेकिन हैबिट इंकलकेट करने का हम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसका विल नहीं है तो फिर कुछ नहीं सीख पाएगा। तो ये चीजें होनी जरूरी है। ठीक है? इसके बाद आता है ह्यूमन राइट्स एजुकेशन।
अब वैल्यू एजुकेशन में चैप्टर है, पॉइंट है वैल्यू एजुकेशन इट्स सिग्निफिकेंस, और उसमें ह्यूमन राइट्स के बारे में जिक्र है। तो ये जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इसका इंपॉर्टेंस है वैल्यू एजुकेशन में तभी है, क्योंकि अगर ह्यूमन राइट्स की अगर बात नहीं करते हैं तो जैसे हमने शुरू में ही कहा था कि इंडिविजुअल केयर, सोशल केयर और नेशन केयर की बात करते हैं, तो जब तक हम इंडिविजुअल केयर के साथ साथ लोगों का केयर नहीं करेंगे, ह्यूमन राइट्स का केयर नहीं करेंगे, ह्यूमन राइट्स की बात नहीं करेंगे, तो फिर वैल्यू एजुकेशन की कोई बात बेमानी हो जाती है। तो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स के बारे में हम लोग को जानना है। क्या कहता है मीनिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स? कहता है कि ह्यूमन राइट्स एजुकेशन HRE refers to education, training and information for the purpose of building a universal culture of human rights। यानी कि हम लोग आज लोगों के लिए जो हम लोग आज जो हैं वो एक ग्लोबल वर्ल्ड के पार्ट हैं। आज हम सिर्फ बिहार के नागरिक नहीं हैं, बिहार के सिटीजन नहीं हैं, इंडिया का सिटीजन नहीं है, हमारा रोल जो है ग्लोबल लेवल पे है। यानी कि जो भी चीजें हम सीखते हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड के लिए है। किसके लिए है? पूरे वर्ल्ड के लिए, ठीक है ना। सो ए कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन इन ह्यूमन राइट्स कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स। कौन कौन से हैं? नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन ऑन ह्यूमन राइट्स एंड द मैकेनिज्म दैट प्रोटेक्ट्स दिस इन राइट्स। It is important that HER also impart the skills needed to promote, defend and apply human rights in daily life। यानी कि ह्यूमन राइट एजुकेशन इसलिए भी जरूरी है कि आज डे टू डे में हम आज हर कोई जो है एक दूसरे की जो राइट्स है उसको सीज करने पर लगा हुआ है। हर लोग चाहता है कि नहीं उसके जो अधिकार है उसको छीन ले, प्रॉपर्टी छीन ले। तो अगर हमारे पास हमारे क्या मान लीजिए अगर ज्यादा जो प्रॉपर्टी छीनने की जो बात आती है वो अपने ही लोगों के बीच का होता है, अपने ही लोग इसमें ज्यादा अव्वल होते हैं। बाकी लोग तो बात की बात है, बाकी लोगों से तो हम लोग लड़ लेते हैं, लेकिन अपने लोगों से लड़ना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो इस केस में हमारे क्या राइट्स हैं, हम उससे कैसे डिफेंड कर सकते हैं, ये जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। ठीक है। देन आफ्टर definition of human rights, according to UN Decade Documents for Human Rights Education 1995-2004, human rights education means a lifelong process by which people at all levels of development and in all strata of society learn respect for dignity of others and the means and methods of ensuring the respect in all societies। यानी कि जो ह्यूमन राइट्स एजुकेशन है ये सोसाइटी में सभी को डिग्निटी प्रोवाइड करता है, सभी को कैसे सम्मान देना है और कैसे सम्मान पाना है इसके बारे में भी एजुकेट करता है और उसके बारे में अवेयर करता है कि कैसे आप अपनी डिग्निटी को मेंटेन कर सकते हैं, कैसे लोगों को डिग्निटी दे सकते हैं, कैसे लोगों को रिस्पेक्ट दे सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में इनकलकेट करता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन राइट्स एजुकेशन। ह्यूमन राइट्स एजुकेशन प्रमोट्स रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट फॉर ऑल इंडिविजुअल। यानी कि अगर हर एक इंडिविजुअल ह्यूमन राइट्स के बारे में बात नहीं करेगा तो किसी एक या कुछ सेलेक्टिव लोगों से अगर अचीवमेंट हो सकता है। अगर कुछ सेलेक्टिव लोग ही अगर ह्यूमन राइट्स की बात करें तो ये पॉसिबल है ग्लोबल लेवल पे इसको अचीव कर पाना या ह्यूमन राइट्स को मेंटेन कर पाना पॉसिबल नहीं है। यानी कि जब तक हर एक इंडिविजुअल इसके बारे में केयर नहीं करेगा, इसके बारे में बात नहीं करेगा, तब तक ये ग्लोबल लेवल पे पॉसिबल नहीं है। ग्लोबल लेवल पे ह्यूमन राइट्स को अगर कंटिन्यू करना है, उसको इंक्रीज करना है, तो इसके लिए सबका अवेयर होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है ना। इट डेवलप्स द नॉलेज, स्किल एंड वैल्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स। इट डेवलप्स द सोशियो-फिजियोलॉजिकल human personality. It helps people and policy makers to evolve the ways and means to overcome the problems of each sections and that the international correct concern है कि कहने का कि जो वर्ल्ड लेवल पे जो भी प्रॉब्लम्स है उसको खत्म करने में क्या क्या परेशानियां आ रही हैं उसको भी हटाने के लिए मैकेनिज्म तैयार किया जाता है। अगर हम अपने डे टू डे लाइफ में भी अगर कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं उस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए आइडिया हमारे पास होना चाहिए और इसको सजेस्ट करना वाला कोई ना कोई होता है।
उसी तरह से अगर वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पास मैकेनिज्म है। और जब तक कोई आइडिया आएगा ही नहीं, जब तक हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं, तब तक हमारे पास उसका आंसर आएगा। जब तक हमारे पास प्रॉब्लम्स नहीं होंगे तो उसका सॉल्यूशन आएगा कभी पॉसिबल नहीं है। पहले प्रॉब्लम होगा तब तक हम उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, ये हमारी टेंडेंसी ही है। पहले हम सॉल्यूशन नहीं ढूंढते हैं, पहले जब कुछ प्रॉब्लम होता है तब जाकर हम उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। जो इनोवेशंस होते हैं वो अकॉर्डिंग टू नीड होते हैं। ऐसा नहीं कि पहले से हम बना कर रख लेते हैं हमारी जरूरत पड़ेगी, नहीं, जब हमें जरूरत पड़ती है तब हम चीजों को इनोवेट करते हैं। इसलिए अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए मैकेनिज्म का होना बहुत ही जरूरी है। और ह्यूमन राइट्स एजुकेशन जो है, ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट जो है, यही करता है। ये जितने भी प्रॉब्लम्स एराइज होते हैं डे टू डे लाइफ में, उसको रिजॉल्व करने के तरीके बताता है। ठीक है, उनको कंटिन्यू कर दो। हाँ, यस कंटिन्यू।